नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2014 से लेकर अब तक मोदी जी के टेन्योर में इंडियन इकोनॉमी के हालात कैसे रहे हैं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 2002 में भारत की जीडीपी 500 बिलियन डॉलर्स की थी। 2007 में ये 1 ट्रिलियन डॉलर्स की हुई। 2015 में भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई थी। अभी की बात करें तो भारत की नॉमिनल जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। एक्चुअल में भारत की जीडीपी 2020 में ही 3 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गई थी, पर पेंडेमिक के कारण भारत की जीडीपी कम हो गई और फिर रिकवरी में एक साल और वेस्ट हो गया। अगर पेंडेमिक ना आया होता तो भारत की जीडीपी इस समय आराम से 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होती। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो बीजेपी के आने के बाद 2014 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% थी। 2015 में ये 8%, 2016 में 8.2%, 2017 में 7%, 2018 में ये 6.1%, 2019 में 5%, 2020 में -7.3%, 2021 की ग्रोथ रेट 8.3% प्रेडिक्ट की गई है। ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। बहुत से लोग, एक्चुअली अपोजिशन कहती है कि बीजेपी ने जीडीपी ग्रोथ रेट के कैलकुलेशन में हेरफेर किया है। कांग्रेस के टाइम कैलकुलेशन करने का तरीका सही था, पर बीजेपी ने ग्रोथ रेट को बढ़ाने के चक्कर में जीडीपी के कैलकुलेशन करने के तरीके को ही बदल दिया है। तो देखो, मैंने यहाँ जो डाटा बताया है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक अपने हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करता है, इसीलिए आपको वर्ल्ड बैंक के डेटा और भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के डेटा में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। पॉवर्टी की बात करें तो बीते 10 सालों में भारत में गरीबी कम हुई है। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते 10 सालों में 271 मिलियन मतलब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 10 सालों में भारत में पॉवर्टी रेट 55% से घट के 21% पे आ गया है। ये रिपोर्ट 2016 की है। हर 5 साल में यूएन की रिपोर्ट आती है। 2021 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पर प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक पेंडेमिक के कारण भारत की पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। 2020 में पेंडेमिक के कारण 75 मिलियन इंडियंस पुअर लेवल पे आ गए हैं। पुअर लेवल मतलब जो पर डे $2 से भी कम कमा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन हो गया था, बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी, तो गरीबी बढ़नी ही थी। पर एक अच्छी बात प्यू रिसर्च ने यह भी बताई है कि भारत में पेंडेमिक के कम होते ही भारत की पॉवर्टी रेट भी बहुत तेजी से कम हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2022 में भारत की पॉवर्टी रेट 10% होगी। भारत की ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले भारत का ट्रेड वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेड में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। भारत ने इस साल 400 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। अगर ये टारगेट बीजेपी अचीव कर लेती है तो ये भी मोदी जी की एक कामयाबी होगी, क्योंकि भारत ने आज तक कभी भी 400 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट नहीं किया है। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2014 में भारत का इन्फ्लेशन रेट 5.8% था, 2015 में 4.9%, 2016 में 4.5%, 2017 में 3.6%, 2018 में 3.4%, 2019 में 4.76%। 2020 में पेंडेमिक के कारण भारत का इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था और ये 6.1% तक पहुंच गया था, पर 2021 में इन्फ्लेशन रेट फिर से गिर के 5.5% पे आ गया। 2022 में भारत का इन्फ्लेशन रेट वापस से 5% से कम होकर 4.8% पे आ जाएगा। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर डेवलपिंग देशों में इन्फ्लेशन 3 से 5% के बीच होता है तो वो इकोनॉमी के लिए सही रहता है। देखा जाए तो अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, और ये आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि 2014 से पहले भारत का इन्फ्लेशन रेट कितना बड़ा हुआ था और 2014 के बाद से इन्फ्लेशन रेट कितना कम हुआ है। पर पेंडेमिक के चलते भारत का भी इन्फ्लेशन बढ़ गया था। वैसे कोविड के कारण दुनिया भर के देशों में इन्फ्लेशन बढ़ गई है। अमेरिका में तो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बात करें तो 2014 के बाद से भारत में एफडीआई भी हर साल बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भारत में 2019 के मुकाबले 2020 में ज्यादा एफडीआई आया था। जहां 2019-20 में भारत में 74 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, वहीं 2020-21 में भारत में 81 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था। एफडीआई में 10% की जंप देखने को मिली है। फॉरेन रिजर्व की बात करें तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब भारत का फॉरेक्स रिजर्व 322 बिलियन डॉलर्स था, पर पिछले कुछ सालों में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जून 2020 में पहली बार भारत का फॉरेन रिजर्व 500 बिलियन डॉलर्स को टच किया था। उसके ठीक एक साल बाद जून 2021 को भारत का फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स को टच किया था। अभी की बात करें तो दिसंबर 2021 में भारत का फॉरेन रिजर्व 635 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है और यह हर महीने बढ़ता जा रहा है। भारत की रैंक फॉरेन रिजर्व में 4th है। जब 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि डिजिटल इंडिया आज इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। डिजिटल इंडिया के चलते भारत का ई कॉमर्स मार्केट भी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट बन गया है। पिछले कुछ सालों में भारत का ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। 2014 में भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज 14 बिलियन डॉलर्स थी, वहीं 2021 में यह बढ़ के 81 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। डिजिटल इंडिया के चलते भारत डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में भी इस समय दुनिया का नंबर 1 देश है। 2020 में भारत ने चाइना और यूएस दोनों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में हरा दिया था।
इसके अलावा पिछले 5 सालों में भारत में मोबाइल फोन की प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ी है। जहां 2014 में भारत में सिर्फ 2 स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वहीं आज 200 से ज्यादा स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आज भारत वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में 134वें रैंक पे था, जो 2020 में 63 रैंक पे आ गया है। 2014 में भारत ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 72 पोजीशन पे था, जो 2021 में 43 पोजीशन पे आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 2014 में 76 थी, जो 2021 में 50 हो गई है। 2014 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 54 थी, जो 2021 में 35 हो गई है। स्कैम की बात करें तो जहां कांग्रेस के समय में हर साल एक नया स्कैम देखने को मिलता था, वहीं बीजेपी की टेन्योर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीते 6 सालों में बीजेपी से कोई गलती नहीं हुई है। बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बीच का टाइम गैप। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी दोनों बहुत ही बेस्ट पॉलिसीज हैं, पर यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए डेंजर साबित हो गई। वो ऐसी कि इन दोनों के बीच का गैप सिर्फ 8 महीने का था। डीमोनेटाइजेशन होने से इंडियन मार्केट अफेक्ट हुआ था और धीरे धीरे रिकवर कर ही रहा था कि 8 महीने के बाद बीजेपी ने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे लोग इतने कंफ्यूज हो गए कि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पे इसका बुरा असर देखने को मिला और इन दोनों पॉलिसीज के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था गिरने लगी। बहुत से अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर बीजेपी को डीमोनेटाइजेशन लाना था तो उसे जीएसटी को कम से कम 3 से 5 साल के बाद लाना चाहिए था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देखो, जैसी गलती भारत सरकार ने की थी वैसी गलती आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त मत करना। आप सब लोग अमेजॉन, मिंत्रा, अजियो, बिग बाजार जैसी वेबसाइट से खूब शॉपिंग करते होंगे और अभी तो न्यू ईयर पे ऑनलाइन शॉपिंग करने का बेस्ट टाइम है। अजियो पे बिग बोल्ड सेल चल रही है, मिंत्रा पे एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है। तो अब आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे पैसे बचाने के साथ साथ खूब सारे कैशबैक भी कमा सकते हैं। रतन टाटा द्वारा फंडेड कैश करो ऐप से आप ऑनलाइन शॉपिंग करके खूब कैशबैक कमा सकते हैं। कैश करो से आप 1500 से ज्यादा वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैशबैक को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कैश करो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैश करो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे दिए हुए कोड CPS25 डालिए, आपको तुरंत 25 रुपए मिलेगा। इसके अलावा कैश करो इस समय ऑनलाइन शॉपिंग पे गिव अवे भी दे रहा है। कैश करो से शॉपिंग करने पर 2 लकी विनर्स को 1500 रुपए का बोट का ब्लूटूथ स्पीकर मिलेगा और 10 लकी विनर्स को 200 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है, अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और हर ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसे बचाओ। इसके अलावा एक गलती बीजेपी से ये हुई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में रॉन्ग पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर गिर गया। इसके अलावा भारत का एनपीए भी बहुत बड़ा हुआ था, जिससे एनबीएफसी क्राइसिस देखने को मिला, जिससे बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास गाड़ियों के लोन देने तक के लिए पैसे नहीं थे। इससे ये हुआ कि गाड़ियों की सेल्स कम होने लगी, फिर उससे प्रोडक्शन कम होने लगी और धीरे धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर गिरने लगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और भारत की अर्थव्यवस्था में भी इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 7.1% है। 3.5 करोड़ लोग भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं। भारत के टोटल एक्सपोर्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर का शेयर 4.3% है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 22% है। तो अगर भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउनफॉल आएगा तो जाहिर सी बात है कि इंडियन इकोनॉमी में भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वैसे बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होगी। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा वो आज तक डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के लिए सरकार को कोस रहे होंगे। एक्चुअल में इकोनॉमी डाउनफॉल के पीछे एनबीएफसी क्राइसिस, एनपीए राइज और ऑटोमोबाइल सेक्टर के डाउनफॉल होने की वजह ज्यादा है। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी से भी इम्पैक्ट पड़ा है, पर इन तीनों से ज्यादा पड़ा है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में अब तक बीजेपी सरकार फेल साबित हुई है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोरोना से पहले 6.1% था। 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी भारत में। जिस तरीके से देश में आबादी बढ़ रही है उतनी तेजी से देश में नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे बीजेपी सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। इस समय भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है। ये डाटा CMIE के द्वारा दिया गया। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो कांग्रेस के टाइम 2 बार क्राइसिस की सिचुएशन सामने आई थी, साल 1991 और 2008। बीजेपी के टाइम 2020 में इकोनॉमिक क्राइसिस ने दस्तक दे दी थी। भारत की ग्रोथ रेट में कभी भी इतनी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी। बार्कलेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 21 दिन के लॉकडाउन से भारत को 8.5 लाख करोड़ $120 बिलियन का कम से कम नुकसान हुआ था। इतनी तो कई देशों की जीडीपी नहीं है, पर भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे से देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। 24 मार्च को पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 करोड़ रुपए $2.1 बिलियन का फंड हेल्थ केयर सेक्टर को देगी। 25 मार्च को मोदी गवर्नमेंट ने दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम अनाउंस की। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को 7 रुपए पर किलो के हिसाब से राशन मिलेगा, जिसमें वीट की कॉस्ट 2 रुपए पर किलो थी और राइस की प्राइस 3 रुपए पर किलो रखी गई।
26 मार्च को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए 22.5 बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, जिसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रखा गया। 27 मार्च को आरबीआई ने 3,74,000 करोड़ रुपए लगभग 52 बिलियन डॉलर्स का फाइनेंशियल पैकेज कंपनीज के लिए अनाउंस किया। इसके अलावा रेपो रेट्स को भी कम किया गया, जिससे बैंक के लोन इंटरेस्ट कम हो सके। इसके अलावा भारत सरकार से जो सेकेंड वेव में गलतियां हुई थी, उसे भारत सरकार ने एक सबक की तरह लिया और फिर वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाया। आज भारत में 138 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस लग चुकी है। 40% आबादी को डबल डोज लग चुकी है। वैक्सीन की स्पीड बढ़ने से इंडियन मार्केट भी जल्दी खुलने लगा और इंडियन इकोनॉमी भी तेजी से रिवाइव होने लगी। इसके अलावा पिछले 7 सालों में भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हुई है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके रिलेशन अमेरिका, रशिया, इजराइल, सऊदी, यूएई, जापान, साउथ कोरिया सबके साथ अच्छे हैं। इसके अलावा भारत में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम लॉन्च की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DFC, भारतमाला, सागरमाला, गति शक्ति प्लान लॉन्च किया है। तो दोस्तों, जितना मुझे पता था उतना मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आपकी क्या राय है कि मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में देश की इकोनॉमी को कैसे संभाला है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप कैश करो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाओ, कैश करो, ऐश करो। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।